मैं अनंत सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज जूलॉजी में जो हमारा टॉपिक है वो है एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस। हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में हम लोग टॉपिक वाइज चीज़ें कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप बिहार टीआरई एग्जाम 6 to 8 9 10th 11 12 किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं, या फिर यूपी पीजीटी जो 2022 वाला अटका हुआ है, या फिर आने वाला यूपी टेट, या फिर आप कहें टीजीटी, डी ट्रिपल एस बी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके साथ साथ अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड, जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्रेनियल कैपेसिटी ऑफ क्रो-मैग्नन मैन्स वाज। क्रो-मैग्नन मानव की कपाल क्षमता क्या थी। आज जो है हम लोग मानव के विकास से संबंधित सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्रो-मैग्नन मानव की कपाल क्षमता एग्जाम में पूछा जाता है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो 16 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा, यानी 16 घन सेंटीमीटर होगा। क्रो-मैग्नन मानव की जो कपाल क्षमता है वो 16 घन सेंटीमीटर यानी 16 सीसी ऐसे लिखा रहता है, ये होता है। अब आपको अलग अलग मानव की कपाल क्षमता हम लोग एक बार देख लेते हैं, जहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। होमो हैविलस का अगर पूछा जाए तो 700 सीसी होमो हैविलस। जावा का कपी ये 700 से 1100 सीसी। नियंडरथल इसका 1400 से 1450, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा नियंडरथल का। होमो सैपियंस सैपियंस जो अभी हम लोग हैं, ह्यूमन एरा जो अभी चल रहा है, इसको होमो सैपियंस सैपियंस कहा जाता है, आप सभी को पता है। इनकी जो कैपेसिटी है, क्रेनियल कैपेसिटी, कपाल क्षमता है, वो 1350 से 1500 सीसी है, इसको भी स्टार मार्क करिएगा। और क्रो-मैग्नन का 1600 सीसी है। क्रो-मैग्नन का क्या है, 1600 सीसी। मैग्नन जो है ये इसकी कपाल क्षमता सबसे अधिक थी, और ये मनुष्यों के बहुत करीबी पूर्वज माने जाते हैं। वर्तमान में जो होमो सैपियंस सैपियंस है जो वर्तमान में है, उसकी कितनी है, 1350 से 1500 सीसी है, 1350 से 1500 सीसी। अगला, निम्नलिखित में से मनुष्य का सबसे निकटतम संबंधी कौन है। तो निकटतम अभी हम लोगों ने देखा क्रो-मैग्नन, जिसकी कपाल क्षमता 1600 सीसी है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, आ फेनोमियल इंक्रीजेस इन द ब्रेन साइज अकर्स इन। मस्तिष्क के आधार में भूतपूर्व वृद्धि हुई, किसमें जो है सबसे मतलब अचानक से किसमें वृद्धि देखने को मिली। रामापैथिकस और ऑस्ट्रेलियोपैथिकस, ऑस्ट्रेलियोपैथिकस और क्रो-मैग्नन, होमो इरेक्टर और सैपियंस, होमो निएंडरथैलीज और होमो सैपियंस, किसमें जो है भूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और क्रो-मैग्नन। हम लोग देख लेते हैं। अगर निएंडरथल की, तो निएंडरथल की 1400 सीसी, होमो सैपियंस की 1350 से 1400, या कहीं कहीं 1300 से 1400 लिखा है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस 350 से 450, क्रो-मैग्नन 1600 और होमो इरेक्टर्स 950। तो हम लोगों ने जो सही मार्क किया था वो था ऑस्ट्रेलोपिथेकस और क्रो-मैग्नन। आप देख सकते हैं इन दोनों में कितना डिफरेंट है। ऑर्थोलोपिथेकस पिथेकस का कितना है, 350 से 450, और जो आपका क्रो-मैग्नन है ये सबसे ज़्यादा है, 1600। तो अचानक से वृद्धि यहाँ पे देखने को मिली थी। ठीक है, ऑप्शन इसका जो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसकी कपाल क्षमता सबसे अधिक है। कपाल क्षमता सबसे अधिक है जिसका 1600 होगा। 1600 किसका है, क्रो-मैग्नन का। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर बात करें जावा का, तो 700 से 1000, होमो हैविलस का 700, निएंडरथल का 14 से 1450, होमो सैपियंस सैपियंस का 1350 से 1500, और क्रो-मैग्नन का 1600। अगला, होमो इरेक्टस इरेक्टस किसका वैज्ञानिक नाम है। होमो सैपियंस सैपियंस मानव का है। अब पूछा जा रहा है होमो इरेक्टस इरेक्टस किसका है। तो जावा मानव को ही वैज्ञानिक नाम होमो इरेक्टस इरेक्टस है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। होमो इरेक्टस पैकेसिस पैकिंग मानव का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, अगर पूछा जाए होमो इरेक्टस पैकेजिंग किसका है, तो पैकेजिंग मानव का है। और होमो सैपियंस सैपियंस किसका है, तो वर्तमान ह्यूमन का है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, होमो इरेक्टस इरेक्टस जावा मानव का है। अगला, क्रो-मैग्नन मानव दिखाई दिए। क्रो-मैग्नन मानव किस एज में दिखाई दिए, लोअर पैलियोशीन, मिडिल पैलियोशीन, अपर पैलियोशीन, या फिर पैलियोसीन, सॉरी प्लिस्टोसीन। प्लिस्टोसीन और पैलियोसीन में अंतर है। ठीक है, लोअर प्लिस्टोसीन, मिडिल प्लिस्टोसीन, अपर प्लिस्टोसीन, या फिर पैलियोसीन। क्रो-मैग्नन मानव कब दिखाई गए थे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इसका सही जवाब ऑप्शन बी, यानी कि मिडिल प्लिस्टोसीन, मध्य प्लिस्टोसीन में क्रो-मैग्नन मानव देखने को मिले थे। इनकी कपाल क्षमता कितनी है, 1600, कहीं कहीं 1600, कहीं कहीं 1650 भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, सीसी। अगला क्वेश्चन, आधुनिक मानव के विकास में कुछ प्रसिद्ध जीवाश्म निम्नलिखित हैं।
मानव के विकास का जीवाश्म आपको बताना है। पहला कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा आया। तो अगर बात करें सबसे पुराना ऑर्थेलोपिथेकस, फिर होमो इरेक्टस जिसे जावा मानव कहते हैं, फिर नियंडरथल और फिर क्रोमैग्नॉन। ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस सीनोजोइक अवधि के तृतीय युग में आया था। और जो ये है क्रोमैग्नॉन, ये मानव का निकटतम पूर्वज माना जाता है। ठीक है, ये निकटतम पूर्वज यानी ये अभी अभी बीता, यानी सबसे पुराना ये है और सबसे अगर नए की बात करें तो क्रोमैग्नॉन है। अगला क्वेश्चन, होमिनिड जीवाश्म लूसी का संबंध है। होमिनिड जीवाश्म लूसी का संबंध किससे है? तो होमिनिड जीवाश्म लूसी का जो संबंध है वो ए एफरेसिस से है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लूसी AL 228-1 इसका सामान्य नाम है। जो हड्डी के जीवाश्मों के आकार से 100 स्थान है। जो जीवाश्म हड्डी के कई सौ टुकड़ों का संग्रह है। जो होमोनिन प्रजाति ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेसिस की मादा 40% कंकाल का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नियंडरथल मनुष्य के उत्तराधिकारी थे। नियंडरथल मनुष्य के उत्तराधिकारी कौन थे? जावा मानव, क्रोमैग्नॉन मानव, पैकेजिंग मानव या फिर ऑस्ट्रेलियाई बुशमैन। इसका सही जवाब हो जाएगा क्रोमैग्नॉन मानव। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सक्सेसर माने जाते हैं, वर्तमान मानव के पूर्वज माने जाते हैं क्रोमैग्नॉन मानव। अगला, औजार बनाने की क्षमता, शिकार करने की आदत, कलाकार की क्षमता से संपन्न और मस्तिष्क क्षमता 1350 सीसी किसमें है? अब देखिए, आपको कुछ भी नहीं पता है 1350 सीसी मस्तिष्क क्षमता किसकी है। अगर इतना पता है ना तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा है। पूछा जा रहा है कि कौन सी विशेषता क्रोमैग्नॉन की है, कौन सी विशेषता क्रोमैग्नॉन की है। तो आप देखिए 1350 सीसी ये क्रोमैग्नॉन की नहीं है। 1350 किसकी है? वर्तमान मानव की, यानी होमो सैपियंस की। बाकी औजार बनाने की क्षमता, शिकार करने की आदत और कलाकार की क्षमता से संपन्न थे क्रोमैग्नॉन। इनकी जो मस्तिष्क क्षमता थी वो कितनी थी? 1600 से 1650 सीसी थी। कितनी थी? 1600 से 1650 सीसी थी। ये मांसाहारी भोजन बनाते थे, शिकार करते थे, औजार बनाने की क्षमता रखते थे, कलाकृति करते थे, मतलब चट्टानों पे पेंटिंग बनाते थे। इनकी मस्तिष्क क्षमता कितनी थी? 1600 से 1650 थी। यही गलत हो जाएगा चौथा, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्त संरचना मनुष्य के समान है, यानी किसका जो ब्लड कॉम्पोजिशन है वो ह्यूमन के समान है? चिंपैंजी, रीसस मंकी, गोरिल्ला या फिर बनून। इसका सही जवाब हो जाएगा चिंपैंजी। चिंपैंजी जो है इसकी जो ब्लड संरचना है वो लगभग ह्यूमन के समान देखने को मिलती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। PCS में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला, कौन सा क्रम आधुनिक मानव के विकास के लिए सही है? कौन सा क्रम इसमें आधुनिक मानव के विकास के लिए सही है? देखिए यहाँ पे क्रम बताना है आपका। पहला है पिथेनक्रोपस ऑस्ट्रेलोपिथेकस, दूसरा है नियंडरथल मानव पिथेनक्रोपस, तीसरा है ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्रोमैग्नॉन मानव और नियंडरथल मानव। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, क्रोमैग्नॉन मानव, नियंडरथल मानव और आधुनिक मानव। ये इसका सही क्रम हो जाएगा। सही क्रम क्या है? मतलब ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद नियंडरथल और नियंडरथल के बाद क्रोमैग्नॉन और क्रोमैग्नॉन के बाद आता है ह्यूमन, आधुनिक ह्यूमन, यानी कि जो वर्तमान में चल रहा है, मॉडर्न मैन। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर नियंडरथल के बाद क्रोमैग्नॉन के बाद आधुनिक मानव। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जावा मैन की खोज किसके द्वारा की गई? तो जावा मैन की खोज यूजीन डुबो इसके द्वारा की गई। किसके द्वारा? यूजीन डुबो इसके द्वारा 1891 में की गई थी। ऑप्शन बी सही जवाब। अगला, जावा ऐप मैन की खोज किसके द्वारा की गई? जावा ऐप मैन की खोज किसके द्वारा की गई? तो अभी हम लोगों ने देखा यूजीन डुबो इसके द्वारा। ऑप्शन बी सही जवाब। सेम क्वेश्चन TGT में और सेम क्वेश्चन PCS में, दोनों में आपको देखने को मिला है। अगला, नियंडरथल मानव के जीवाश्म सबसे पहले मिले, मतलब नियंडरथल जो मानव हैं उनके जीवाश्म सबसे पहले कहाँ पे मिले थे? ये क्वेश्चन PCS और PGT दोनों में देखने को मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करिएगा। नियंडरथल मानव के जीवाश्म जो है सबसे पहले जर्मनी में देखने को मिले थे। कहाँ? जर्मनी में। अगर इनकी मस्तिष्क क्षमता पूछी जाए तो लगभग 1400 सीसी इनकी मस्तिष्क क्षमता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम मनुष्य की उत्पत्ति, फर्स्ट मैन ओरिएंटेड इन, प्रथम मनुष्य की उत्पत्ति किस युग में हुआ? हम सभी को पता है प्रथम मनुष्य की उत्पत्ति प्लियोशीन युग में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। होमोनिम्स शब्द पहली बार इसी युग में प्रयोग किया गया। ऑप्शन बी जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा सेट आधुनिक मानव के विकास के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है? कौन सा सबसे मतलब सेट जो है वो आधुनिक मानव के विकास को बताता है, यानी कि सबसे पुराना कौन सा है, फिर कैसे कैसे मानव का विकास हुआ। तो देखिए, अगर आपको सबसे पुराना पता है ना, तो आप इसको मार्क कर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि मानव के सबसे निकट जो था वो ह्यूमो इरेक्टस नहीं था, वो कौन सा था? क्रो मैग्नॉन था। मानव के सबसे निकट कौन था? क्रो मैग्नॉन था। तो दो ऑप्शन में आपको मिल गया, यानी कि इसको और इसको आप गलत काट दीजिए, क्योंकि मानव के सबसे निकट पूर्वज जो थे वो क्रो मैग्नॉन थे। इसके अलावा अब हम देखते हैं सबसे पुराना कौन सा था। तो होमो इरेक्टस सबसे पुराना नहीं था, जो सबसे पुराना था वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। अगर आपको इतना पता है कि सबसे पुराना कौन था और मानव के निकट कौन सा है, तो भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व कर ले जाएंगे। सबसे पुराना ऑस्ट्रेलोपिथेकस था और मानव के निकट क्रो मैग्नॉन था। अगर बीच की बात कर लें तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो इरेक्टस, नियंडरथल, क्रो मैग्नॉन और आधुनिक मानव, ये इसका क्रम है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। मतलब कौन कितने मिलियन वर्ष पूर्व था। अगर बात करें होमो सैपियंस की, तो होमो सैपियंस जो है वो 4.5 मिलियन 50 मिलियन पूर्व, यानी लगभग 4,500 पूर्व थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस ये 2 मिलियन पूर्व, पिथेकैंथ्रोपस ये जो थे 1 मिलियन पूर्व, और सिंथ्रोपस जो थे ये 10 मिलियन पूर्व। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए ही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रो मैग्नॉन था, क्रो मैग्नॉन कैसा था? फलाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी या सर्वाहारी? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को ना आप इंग्लिश में याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार बीपीएससी टीआरई शायद 2.0 में ना कॉर्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनीवोरस डायरेक्ट लिख के आ गया था, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी लिखा ही नहीं था। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत देखे रहेंगे तो आप मतलब हिंदी वाले सेक्शन में भी यही लिखा था, ऐसे ही लिखा था, जैसे ये लिखा है ऐसे ही लिखा था। ठीक है, तो इंग्लिश को भी थोड़ा बहुत दिमाग में रखना इंपॉर्टेंट है। साइंस लगभग इंग्लिश पे ही डिपेंड करता है, तो ये मत कहिएगा कि मुझे इंग्लिश नहीं आता है। इसको आप ऐसे देख लीजिए, फ्रूगीबोरस, कॉर्निवोरस, हर्बीवोरस और ओमनीवोरस। तो क्रो मैग्नॉन कैसा था? तो हम सभी को पता है क्रो मैग्नॉन हमारे पूर्वज थे, तो ये सर्वाहारी थे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये परिवारों के साथ गुफाओं में रहते थे, पेंटिंग करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रंगीन शैल चित्र पहले संभवतः किसके द्वारा निर्मित किया गया? क्रो मैग्नॉन पेंटिंग तो करते थे, तो किसके द्वारा निर्मित किया गया? क्रो मैग्नॉन के द्वारा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, इकलौता वानर जो इंडो मलयन बेल्ट्स में पाया जाता है। मतलब बानरों की प्रजाति में एक केवल बानर की प्रजाति है जो इंडो मलयन बेल्ट्स में पाया जाता है, उसका क्या नाम है? गोरिल्ला, औरंगुटान, चिंपैंजी या फिर गिबन? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गिबन। गिबन इकलौता बंदर की प्रजाति है जो इंडो मलयन में पाया जाता है। अगर बात करें गोरिल्ला और चिंपैंजी की, ये अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है, जबकि ओरंगुटान जो है ये मलय, सुमात्रा, बोर्नियो आदि द्वीपों पर पाया जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला, निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक मनुष्य का कंकाल मानव मनुष्य के कंकाल के लगभग अविभेदित है? तो हम सभी को पता है किसके समान होगा? क्रो मैग्नॉन के, क्योंकि हमारे पूर्वज यही हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब, लेकिन दोनों में एक अंतर है। क्या? इनके आयतन में। इनका जो है 1650 या 1600 से 1650 सीसी था, और हमारा जो है वो 1350 से 1400 सीसी है। ठीक है, इसका नहीं, ह्यूमन, आधुनिक ह्यूमन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जावा मानव का अन्य नाम क्या है? जावा मानव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने, कैंथ्रोपस इरेक्टर, होमो इरेक्टर, होमो हैबिलिस या ए और बी दोनों? इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी पीथे कैंथ्रोपस इरेक्टर और होमो इरेक्टर दोनों को ही जावा मानव के नाम से जाना जाता है। इस जीवाश्म की खोज 1891 में डुबोइस के द्वारा की गई थी। आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन देखा गया कि जावा मानव की खोज किसने की थी? तो डुबोइस के द्वारा। कब? 1891 में। अगर पूछा जाए डुबोइस ने जावा मानव को किस नदी के किनारे खोजा, तो एक नदी थी सोलो नदी। कौन सी नदी? सोलो नदी। इसी के तट पे जो है जावा मानव को खोजा गया था। इसी को पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टर और होमो इरेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, होमो इरेक्टर क्रो मैग्नॉन मानव से किस बात से भिन्न था? होमो इरेक्टर जो था वो किस बात से भिन्न था? ढलवा जबड़ों के आधार पे, यानी हैविंग प्रोडक्ट, इसका जो जबड़ा था वो थोड़ा सा ढलवा टाइप का था, सामने की ओर उभरे हुए जबड़ों से। तो इसका पहला ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ढलवा जबड़ों के आधार पे। होमो इरेक्टस ढलवा जबड़ों के कारण क्रो मैग्नॉन मानव से भिन्न था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
होमो इरेक्टस वैज्ञानिक नाम है। होमो इरेक्टस किसका वैज्ञानिक नाम है? जावा योम पैकिंग मानो, अफ्रीका मानो, अफ्रीकी मानो, पैकिंग मानो या फिर जावा मानो। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जावा और पैकिंग मानो, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जावा और पैकिंग मानो। ठीक है, होमो इरेक्टस जावा और पैकिंग मानो का वैज्ञानिक नाम था। किसका? जावा और पैकिंग मानो का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जावा मानो ये होमो इरेक्टस या फिर प्रिंथेकोपस इरेक्टस के नाम से जाना जाता है। पैकिंग मानो को होमो इरेक्टस प्रिंथेकोपस कहा जाता है या प्रिंथेकोपस पैकेंसिन कहा जाता है। ठीक है, हाँ यहाँ पे हो गया। अगला क्वेश्चन, प्रिंथेकोपस यानी जावा मानो कपी का प्राणी वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अभी हम लोगों ने देखा इसका क्या है, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब, होमो इरेक्टस टीजीटी बायोलॉजी में आया है। अगला प्राइमेट्स में सम्मिलित है। प्राइमेट्स में कौन कौन आता है? तो प्राइमेट्स के अंतर्गत लॉरिस, लैमर्स, टॉर्सियन, बंदर, कपी और मानो ये सभी आते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मानवाकार प्राइमेट्स के 3 समूह थे, वानर समूह, कपी समूह और मानव समूह। ठीक है, और इसके अंतर्गत ये सारे आते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, होमोसैपियंस प्रकट हुए। होमोसैपियंस कब प्रकट हुए? 20,000 ईयर एगो, 10,000 ईयर एगो, 14,000 ईयर एगो या नन ऑफ दिस। टीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया क्वेश्चन। सही जवाब 10,000 ईयर एगो। होमोसैपियंस जो है ये 10,000 साल पहले जो है वो प्रकट हुए थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब। वर्तमान मानव का संभावित सीधा प्राग ऐतिहासिक पूर्वज हो सकता है। वर्तमान मानव का प्राग ऐतिहासिक पूर्वज कौन है? तो हम लोगों ने देखा कौन है, क्रो मैग्नॉन मानो। कौन? क्रो मैग्नॉन मानो। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। कई बार देख चुके हैं, कई एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा, इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा, स्टार मार्क कर लीजिए। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, लूसी तथा WT 1500 क्या है? लूसी तथा WT 1500 क्या है? ऑप्शन आपके सामने, नेम ऑफ डॉग एंड एरोप्लेन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड एंड मैमल, फॉसिल ऑफ होमिनिड एंसेप्टर या फिर लिविंग फॉसिल। इसका जो सही जवाब हो जाएगा लूसी और WT 15 ये होमोनिड पूर्वज के जीवाश्म है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। टीजीटी बायोलॉजी में क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, लूसी तथा WT 15 एक होमोनिड पूर्वज के जीवाश्म है। लूसी क्या है? तो ये अमेरिकी मानवशास्त्री डोनाल्ड जोहानसन, जिन्होंने 1974 को इथोपिया के सैल अस्त्रों में एक 30 लाख मतलब 13 लाख वर्ष पुराने होमोनिड पूर्वज का पूरा कंकाल इनको मिला था, जिसका नाम इन्होंने लूसी रखा। यह पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस जैसा, परंतु कुछ लक्षण इसमें कपियों के पाए गए, कुछ मानव से अधिक मिलता जुलता था। क्योंकि यह जीवाश्म एक मादा था, इसलिए इसका नाम जो है क्या रखा गया? लूसी रखा गया। ठीक है, अब इसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस एफ्रेंसिस का नाम दिया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव के विकास परक इतिहास में एड़ी की अस्थि का सर्वप्रथम विकास हुआ। एड़ी की अस्थि का सर्वप्रथम विकास किसमें देखने को मिला? होमो सैपियंस के जीवाश्म में, होमो सैपियंस निएंडरथैलेसिस के जीवाश्म में, होमो इरेक्टस में या फिर होमो हैबिलस में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, होमो सैपियंस निएंडरथैलेंसिस में एड़ी का विकास जो है वो सबसे पहले देखने को मिला था। मनुष्य में विकास परक इतिहास में एड़ी यानी जो एंकल होती है, जो हिल होती है, एड़ी जो पैर में पाई जाती है, उसकी अस्थि का विकास सर्वप्रथम होमो सैपियंस निएंडरथैलेसिस में देखने को मिला था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्रो मैग्नॉन मानो जो है ये मानव का सीधा पूर्वज माना जाता है। इसको भी आप दिमाग में रख लीजिएगा, इसलिए मैं इसको बार बार बता रही हूँ। ये क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी में देखिए 1998 और 2003 दोनों में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव का निकटतम संबंधित है? तो कौन सा है? चिंपैंजी। क्रोमैग्नॉन तो है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए इसमें पूछ लिया DSSB में और पीजीटी में 10 में और 15 में दोनों में क्वेश्चन पूछा कि मानव का निकटतम संबंधी कौन है। तो यहाँ पे जो चिंपैंजी है, इसका जो ब्लड है, इसका जो ब्लड की जो कंपोजिशन है वो ह्यूमन के कंपोजिशन से मिलते हैं, इसलिए इसे मानव का निकटतम संबंधी कहा जाता है। ठीक है, 60 लाख वर्ष पहले मनुष्य और इसके पूर्वज एक ही हुआ करते थे, ऐसा माना जाता है। 1973 में मैरी क्लेयर किंग की शोध में मनुष्य और चिंपैंजी के बीच 99% समान डीएनए पाए गए थे। 99% डीएनए पाए गए थे। हालांकि गैर कोडिंग डीएनए में कुछ भिन्नता भी आई बाद में, जिसे इसका 99 से इसका आंकड़ा जो बदलकर वो 94% कर दिया गया था। लेकिन एक साइंटिस्ट थे मैरी क्लेयर किंग, इन्होंने 99% समानता जो है कर दी थी, लेकिन बाद में जब बहुत ज़्यादा खोज हुआ तो इनके डीएनए में जो भिन्नता है वो 94% भी अपने आप में कम नहीं है, इसलिए इसको जो है ह्यूमन का निकटतम माना जाता है। किसको? चिंपैंजी का। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब।
अगला, चिंपैंजी में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? आप बताइए ह्यूमन में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाएँगे? आप इसका जवाब दीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ चिंपैंजी में गुणसूत्र की संख्या 24 है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना ह्यूमन में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? अगर चिंपैंजी में 24 पेयर है या फिर ये अलग-अलग है, तो ये पेयर में है, 24 पेयर में है। अगर अलग-अलग पूछा जाए तो 4-4 8 और 2-2 4 यानी कि 48 जो है पाए जाते हैं। अगर जोड़ी में पूछा जाए तो 24 है। ये बंदरों में, चिंपैंजी में, कपियों में, तीनों में ही 24 गुणसूत्र देखने को 24 पेयर गुणसूत्र देखने को मिलते हैं। आपके लिए जो मेरा क्वेश्चन आज का है वो ये है, ह्यूमन में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? अगर आपको नहीं पता है तो इसी वीडियो में, इसी चैनल पे आपको क्रोमोसोम का टॉपिक मिल जाएगा, जहाँ पे बहुत बार आपको ह्यूमन में पाए जाने वाले क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम, लिंक क्रोमोसोम सबके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। कौन से क्रोमोसोम मतलब डाउन सिंड्रोम किस क्रोमोसोम में विकार होता है, पटाउ सिंड्रोम क्या है, टर्नर सिंड्रोम क्या है, सबके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया। अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो को तो इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। क्रोमोसोम टॉपिक डालिए, आपको मिल जाएगा, उसको भी जरूर देखिए। बाकी चिंपैंजी, बंदर और कपी में 24 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। आपके लिए जो होमवर्क क्वेश्चन है वो ये है, ह्यूमन में कितने पेयर गुणसूत्र देखने को मिलते हैं? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मनुष्य का सबसे निकटतम संबंधी कौन है? तो हम सभी को पता है क्रो-मैग्नॉन मानव ये मनुष्य का सबसे निकटतम पूर्वज माना जाता है। एल्टीग्रेड बायोलॉजी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस समय इसमें अनेक लक्षण विकसित हुए। मानव पूरी तरह से सीधा खड़ा हो गया। कशेरुक दंड यानी कि वर्टिब्रेट कॉलम जो है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो 4 स्थानों पर वक्रताएं आ गई। प्रमस्तिष्क एवं अनुमस्तिष्क ज़्यादा विकसित हो गए। बोलने और सोचने की क्षमता जो है ये इसमें विकसित हो गई थी क्रो-मैग्नॉन मानव की। लेकिन इनका जो ब्रेन था वो आधुनिक मानव से ज़्यादा तेज था, ज़्यादा कैपेबल था। इनका ब्रेन 1600 से 1650 सीसी तक कैपेसिटी रखता था, और आधुनिक मानव का जो ब्रेन है वो 1350 से 1400 सीसी जो है इसकी क्षमता है, ठीक है, आधुनिक मानव का। यानी कि ये ज़्यादा वेल डेवलप्ड था इनका मस्तिष्क क्रो-मैग्नॉन मानव का, लेकिन ये हमारे पूर्वज माने जाते हैं। अगला, पैकेगिंग मानव का वंश है। पैकेगिंग मैन बिलोंग टू जीनस। पैकेगिंग मानव किस जीनस से बिलोंग करता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, सिनैंथ्रोपस, पिथैंथ्रोपस, पिथैंथ्रोपस या फिर होमो सैपियंस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिनैंथ्रोपस। पैकिंग मानो सिनैंथ्रोपस वंश का प्राणी है। डेविसियंस ने इसे सिनैंथ्रोपस पैकेंसिस नाम दिया था। किसने दिया था? डेविडसन ने। किसने? डेविडसन ने। और मायर ने इसका नाम बदलकर होमो इरेक्टर पैकिनसेंसिस कर दिया। यानी कि सिनैंथ्रोपस पैकिनसेंसिस और होमो इरेक्टर पैकिनसेंसिस एक ही बात है। किसका नाम है? पैकेगिंग मानव का। और इसके अलग अलग नाम किसने रखे? तो डेविडसन ने इसका नाम जो है सिनैंथ्रोपस पैकिनसेंसिस रखा, और मायर नाम के साइंटिस्ट ने इसका नाम होमो इरेक्टर पैकिनसेंसिस रखा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि पैकेगिंग मानव का नाम होमो इरेक्टर पैकिनसेंसिस किसने रखा? तो मायर ने रखा। और इसका जो है नाम सिनैंथ्रोपस पैकिनेंसिस किसने रखा? तो डेविडसन ने रखा। ठीक, अगला क्वेश्चन, होमो सैपियंस का विकास किस दौरान हुआ, यानी किस काल में हुआ? प्लिस्टोसीन, प्लियोसीन, ओलिगोसीन या फिर मायोसीन। ये क्वेश्चन DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्लिस्टोसीन। मानव की उत्पत्ति प्लिस्टोसीन युग में हुई थी, जबकि मानव का विकास प्लिस्टोसीन एज में देखने को मिलता है। ठीक है, प्लिस्टोसीन शक में उत्पत्ति हुई और विकास प्लिस्टोसीन एज में हुआ। यह काल लगभग 26 लाख यानी 26 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ और 1700 वर्ष पूर्व तक चला था। इस अवधि के अंत तक होमो सैपियंस जो है वो पूरी तरह से दुनिया में मौजूद थे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। DSSB में आया हुआ क्वेश्चन, और इसके पहले का क्वेश्चन GIC में पूछा गया था। अगला, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? यह क्वेश्चन भी GIC और PCS दोनों में पूछा गया, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? पैलियोसीन, मायोसीन, प्लियोसीन या प्लिस्टोसीन। तो उत्पत्ति जो है वो पैलियोसीन में हुई और विकास जो है वो प्लिस्टोसीन में हुई। उत्पत्ति प्लियोसीन में, जिसे सीनोजोइक एज कहा जाता है, और विकास जो है वो प्लिस्टोसीन में हुई। मनुष्य की उत्पत्ति सीनोजोइक महाकल्प के प्लियोसीन में हुई थी। महान आकार वाली शार्क मछली का विनाश इसमें हो गया था। मतलब शार्क मछली, जब मानव का उत्पत्ति हुआ तो शार्क मछली का धीरे धीरे विकास होने लगा, इसमें विनाश होने लगा, और स्थल पर बड़े बड़े स्तनधारी जीव भी खत्म होने लगे थे, जैसे डायनासोर वगैरह। ठीक है, यानी कि मानव की जब उत्पत्ति हुई तो डायनासोर वगैरह का विनाश और शार्क मछली का विनाश भी देखने को मिला। शार्क मछली कौन सी? जो बहुत बड़े आकार की थी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये GIC बायोलॉजी 2015 में
पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ पे जो आपका ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है वो पूरी तरह से खत्म होता है। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को हमने 4 वीडियो में कंप्लीट किया है। इसका एक लॉन्ग वीडियो एक साथ कंपाइलेशन के माध्यम से आपको मिल जाएगा। वीडियो आपका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, पूछे गए क्वेश्चन का जवाब दें और इसको अपने सभी दोस्तों सभी रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन है। आई होप आप उसको जरूर देखेंगे। उसको पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।